हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 26 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, सो व्हाट हैपन कि कल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच दी। और स्पीच में उन्होंने बेसिकली टारगेट तो उन्होंने टेररिज्म को किया कि टेररिज्म प्रमोट नहीं करना चाहिए और नेशंस को टारगेट किया, बट नेशन का नाम नहीं लिया। जैसे उन्होंने बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी नॉट इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को उन्होंने टारगेट किया कि पाकिस्तान और चाइना जो दो नेशंस हैं जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, टेररिज्म को फंडिंग पहुंचाते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। और लेकिन हाँ, उन्होंने कभी पाकिस्तान और चाइना का डायरेक्टली कभी नाम नहीं लिया, बट हाँ इनडायरेक्टली उन्होंने ये सारी चीजें बोली है कि देयर आर टू नेशन, टू नेबरिंग नेशंस जो कि टेररिज्म को फंडिंग करती हैं और टेररिज्म को प्रमोट करती हैं। और उन्होंने बोला है कि उन्होंने बेसिकली अपनी स्पीच में कुछ चीजों को एड्रेस किया। दैट इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने एड्रेस किया, पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर उन्होंने एड्रेस किया कि भैया पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, पॉवर्टी एलिमिनेशन को लेकर सारे नेशंस को वर्क करना चाहिए। फिर बात की गई अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो रेडिकल गवर्नमेंट आ चुकी है अफगानिस्तान में, उसको लेकर उन्होंने बोला है। देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। मूविंग फर्दर, सो रिसेंटली इसी ईयर और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हमने एक चीज समझी थी कि एक नई मिनिस्ट्री आई है। जब मिनिस्ट्री की रीशफलिंग हुई थी, अगर अभी याद हो तो कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री की जब रीशफलिंग हुई थी, तो रीशफलिंग में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन क्या थी? जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसको लेकर था कि भैया सेंटर और स्टेट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर काम करेंगे। और वहीं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आती हैं, है ना। देयर आर थ्री लिस्ट: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ था कि कैसे आप एक मिनिस्ट्री बना सकते हो, सेंट्रल मिनिस्ट्री बना सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर होगी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो भैया स्टेट लिस्ट के अंडर में आती है। लेकिन वो चीज फिर बाद में अमित शाह ने बोला कि देखो, कॉर्पोरेट सोसाइटीज जो होती है ना, बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई यही था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इसलिए बनाया गया कि भैया कॉर्पोरेशन बना रहे हैं हम उस पर सिर्फ नजर रखेंगे, हम देखेंगे कि काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि पास्ट में और अभी भी प्रेजेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऐसी कंडीशन है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं होता। और दूसरी चीज हम बताएं तो वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है और लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। मतलब लोग पॉलिटिक्स बेनिफिट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मिसयूज करते हैं, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनाई जाती हैं पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं, तो उसका यूज सही ढंग से नहीं होता। और कल अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है, उन्होंने बोल दिया है कि भैया जो एक्ट है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसमें अमेंडमेंट आएगा। हम उसको जल्दी ही जल्दी अमेंडमेंट करने वाले हैं और हम सारे स्टेट्स को एक साथ बोलेंगे भैया एक साथ आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर काम करें। मूविंग फर्दर, एक चीज और, जो अभी रिसेंटली इंडिया में एक और साइक्लोन आने का स्पेकुलेशन है, दैट इज साइक्लोन गुलाब, है ना। सो नाम याद रखना, साइक्लोन गुलाब, और ये आएगा इन द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ये स्ट्राइक करने वाला है। मूविंग फर्दर, सो 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहां हम अगर अगर थोड़ा और प्रिफिक्स में जाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। और नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का जो काम था कि भैया जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिशियंस हैं, उनको बेनिफिट मिले, उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले, उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिले, और फिर से जो इंडिया कल्चर है फिर से रिवाइव हो जाए। जैसे हैंडीक्राफ्ट, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीजें फिर से इंडिया का जो कल्चर था फिर से रिवाइव होने लगे। अब इसी चीज को लेकर बताया गया कि 2017 में जो मिशन लॉन्च हुआ था ना, वो मिशन लॉन्च में अभी तक सिर्फ हम लोग 75 विलेजेस को ही मैपिंग कर पाए, सिर्फ 75 विलेजेस को मैपिंग कर पाए, सिर्फ 75 विलेजेस के आर्टिस्ट लोगों को बेनिफिट हो पाया। तो बताया जा रहा है कि कैसे ये जो मिशन था, ये जो प्रोग्राम था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसके सक्सेसफुल बनाने के लिए इस इस जो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग है, इसको हैंड ओवर कर दिया किसको? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को, जिससे
जल्दी से जल्दी जो अभी ट्रायल चलेगा 75 विलेज में, फिर से ट्रायल चलेगा 75 विलेज में, फिर से ट्रायल चलेगा और बताया जाएगा कि भैया ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। मूविंग फर्दर, दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। विल स्किप दी सिटी न्यूज। अगेन तो संडे है तो एडिटोरियल तो नहीं होते, बट हाँ आज एफएक्यूज हैं और कुछ हैं आर्टिकल्स, उनको पर डिस्कस करेंगे। बट हाँ आज संडे के न्यूज़पेपर में ज्यादातर एडवर्टीजमेंट आता है, तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही न्यूज हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट हैपन, देखो अभी असम में बहुत ज्यादा, अभी रिसेंटली हमने सुना था कि क्लैश हुआ है ना, जिसमें असम पुलिसमैन ने दो लोगों की, क्लैश में दो लोगों की डेथ भी हो गई। अब ये इशू है क्या, इशू व्हाट हैपन, इशू ये है कि असम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जमीन है, लैंड प्रॉपर्टी है, और वहां पर कुछ लोग गलत तरीके से रह रहे हैं, और वो बहुत सालों से रह रहे हैं, 50 ईयर्स, और कुछ लोग अभी अभी आए हैं। तो वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, गवर्नमेंट उनकी जमीन खाली कराना चाहती है, एविक्ट कराना चाहती है, भैया ये आपकी जमीन नहीं है, आप जाइए यहां से, सरकार की जमीन है ना, सरकार इस पे कुछ काम करेगा। लेकिन ये लोग जमीन को छोड़ नहीं रहे, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं असम गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और कभी कभी वॉलेंट प्रोटेस्ट हो जाता है, जिसके चलते जो आर्म फोर्सेस हैं असम में, उनको रिटेलिएशन करना पड़ता है, तो जिसके चलते कुछ लोगों की डेथ भी हुई। ये डे फॉर यस्टरडे की बात है, अभी क्लैश हुआ जिसमें दो लोगों की डेथ भी हुई। अब वही असम सीएम ने बताया, असम के चीफ मिनिस्टर जो है हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका कहना है कि देखो जो लैंड है उस लैंड को एविक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो सरकार की जमीन है, और जो वायलेंस हुआ है उस वायलेंस में लोगों को इंस्टिगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक लड़ रही है अपने हक के लिए, ऐसा कुछ हक वाली बात ही नहीं है। पब्लिक को इंस्टिगेट किया जा रहा है, और कुछ लोगों का नाम भी बताया गया कि कुछ प्रोफेसर्स हैं जो लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, जो लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं नॉर्मल पब्लिक को कि भैया आप जमीन छोड़ के मत जाइए, जमीन पे आपका हक है, बल्कि रियलिटी में जमीन में हक नहीं है। स्टूडेंट यूनियंस के लोग भी हैं, और आपका कुछ एक लेक्चरर भी है, एक प्रोफेसर भी है, उनका भी नाम आया है कि उन्होंने पब्लिक को इंस्टिगेट किया है कि आप जमीन को खाली मत करिए। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेक्स्ट स्टेट पेज व्हाट हैपेंड टू केरला। देखो कल हमने पढ़ा था कि केरला का जो नेबरिंग स्टेट है कर्नाटका, उसने बोल दिया कि भैया बार्स और जो रेस्टोरेंट है, बार्स एंड थिएटर्स जो है वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुल जाएंगे। लेकिन भाई जो उसका नेबरिंग स्टेट है केरला, वहां पर 50% की ऑक्यूपेंसी का भी परमिशन नहीं थी, है ना, और थी तो लेकिन कुछ सेक्टर्स में थी। उसी चीज को लेकर केरला ने बताया, केरला गवर्नमेंट ने कल स्टेप लिया कि भैया अब हम भी सिनेमा हॉल्स एंड आपका जो ईटरीज है, मतलब रेस्टोरेंट्स और बार्स है, उसको भी हम खोलेंगे, बट लिमिट रहेगा 50% कैपेसिटी, 50% से ज्यादा आप नहीं बैठा सकते। ये बोल दिया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला कि भाई केरला में अभी भी दिक्कत है, और हाँ अगर आपको जाना है तो आपको दोनों डोजेस का वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट नहीं है या तो फिर आप आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आएंगे अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो। मूविंग फर्दर, सो केरला गवर्नमेंट ने एक और अच्छा स्टेप लिया, स्पेशली केरला पुलिस ने। तो केरला पुलिस ने क्या किया, केरला स्टेट में डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर्स खोल दिए गए। अब जैसे कि अभी इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो चिल्ड्रंस के साथ प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो लोग एडिक्ट हो गए टुवर्ड्स दी मोबाइल फोन्स, टुवर्ड्स दी गेमिंग, टुवर्ड्स दी लैपटॉप्स, टुवर्ड्स दी इंटरनेट, और इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि दे उनको पता ही नहीं है कि उनके फ्यूचर में करना क्या है, डिफरेंट अदर थिंग्स। उसी चीज को लेकर केरला गवर्नमेंट ने डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर खोल दिया है ना, डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर खोल दिया है कि भैया जिन लोगों को एडिक्शन लग चुकी है डिजिटलाइजेशन की, वो लोग यहां पर आए, और जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र होता है ना, रिहैबिलिटेशन सेंटर, ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर, वैसे ही ये रिहैब सेंटर्स है, बट इट्स नॉट अबाउट ड्रग्स, इट्स अबाउट दी कि अगर आपको इंटरनेट या फिर गेमिंग से एडिक्शन है तो। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज की हम बात करें, सो अभी अभी एक लोकल इंसिडेंट हुआ था इन दी रोहिणी कोर्ट दिल्ली में, जो कि एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली का। उस कॉम्प्लेक्स में, दिल्ली कोर्ट, रोहिणी कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में डे बिफोर यस्टरडे एक गैंग वॉर हुआ, जिसके चलते कुछ 3 लोगों की डेथ भी हुई, और एक तो पुलिस के एक बहुत मेजर गैंगस्टर भी था, उसकी भी डेथ हो गई। सो उसी चीज को लेकर, अच्छा, एनवी रमन्ना ने पहले ही बताया था, सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई एनवी रमन्ना ने पहले ही बोला था कि भैया कोर्ट्स और जजेस की सिक्योरिटी होनी चाहिए,
और उन्होंने प्रपोज भी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आप स्पेशल फोर्सेस बना दो जो गार्ड करेंगी कोर्ट्स को, जजेस को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, बोला था कि नहीं भाई, हम कोई ऐसा आपको स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं दे सकते। अगर आप जज हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग से स्पेशल आपको फोर्स बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया, तो वही चीज बताई गई कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न था सिक्योरिटी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न था सिक्योरिटी को लेकर, अब एक और चीज, एक और कंसर्न जुड़ गया कि एक और अब केस हो गया फाइनली, अभी रिसेंटली केस हो गया कि रोहिणी कोर्ट में दो लोग आए जो कि लॉयर्स बन के आए थे और उन्होंने शूट आउट किया। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो इलेक्शन कमीशन ने कल बताया कि भैया इंडिया में 2796 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर्ड कर दें, इनएक्टिव कर दें। मतलब जो इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ना, हम उनको डी रजिस्टर और इनएक्टिव कर देंगे। क्यों? रीजन ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइप ऑफ एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं। तो जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर उनको कोई डोनेट करता है या वो इनकम जनरेट होती है तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है ना। इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन में आ जाते हैं। उसी चीज को लेकर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर करा लेते हैं और फिर वो फंडिंग ले लेते हैं और उनके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, तो टैक्स एग्जेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर हम लोग उन पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर देंगे जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मूविंग फर्दर, सो वही बात जो हमने स्टेट न्यूज में पढ़ी थी, हेमंत विश्व शर्मा ने यही बोला है कि पीएफआई, तो पीएफआई का बहुत ज्यादा मेजर रोल है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसमें जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं और कॉलेज के लेक्चरर्स भी हैं। उनको बोला गया कि भैया आप पब्लिक को इंसिगेट कर रहे हो, और जिससे वो लोग गवर्नमेंट की जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, और उन लोग की है भी नहीं। पीएफआई बोल रही है कि भैया कि आप 50 साल से रह रहे हो और ऐसा लॉ है कि अगर आप 12 to 15 years किसी की जमीन पे रह लो तो वो आपसे जमीन खाली नहीं करा सकते। सो वही चीज बताई गई कि अब देखा जाए तो ये चीज बेसिकली जुडिशरी का इसमें रोल होना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है इसमें, एडवांसमेंट क्या होता है। बट हेमंत बिश्वा शर्मा ने ये बोला है कि जमीन की कम से कम इतनी जमीन को इंक्रोच कर लिया जितना गोवा का साइज है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो क्वाड की कल मीटिंग हुई और क्वाड की मीटिंग में बहुत सारी चीज डिस्कसिंग हुई। डिस्कशन में क्या था, टेररिस्ट प्रॉक्सीज को लेकर था कि भैया टेररिज्म को प्रमोट नहीं करना है ना। जैसे पाकिस्तान और चाइना टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, तो वो टेररिज्म को ऐसा प्रॉक्सी लेके चलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि भैया हम यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करेंगे। अब सबसे मेन चीज है कि हम बिकॉज ऑफ दिस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में हुई है, तो फ्रांस जो है वो थोड़ा सा बुरा मान गया है, तो उसको भी अब साथ में लेके चलना है ना। और फ्रांस बिल्कुल मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। फिर उन्होंने बात करी कि म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए और जितने भी पॉलिटिकल डिटेनीज हैं और फॉरेनर्स हैं उनको रिलीज कर देना चाहिए। उन्होंने फिर क्लाइमेट के बारे में बात किया कि बिफोर दी सीओपी 2026, बिफोर दी सीओपी 26, नॉट 2026, 26, मतलब 26 कॉन्फ्रेंस है जो कि ग्लासगो में होगी इन दिस ईयर, इन द ईयर ऑफ 2021, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है। तो वही बताया गया कि ये चारों नेशन, क्वाड की चारों नेशंस हैं, वो लोग पहले ही अपना एनडीसी डिसाइड कर लेंगे, नेशनली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब इसका मतलब है क्लाइमेट एक्शन टारगेट, कि हम लोग कितना कार्बन एमिशन कम करने वाले हैं, पहले ही ये लोग डिसाइड कर लेंगे और पब्लिक के सामने रखेंगे बिफोर दी सीओपी 26। ओके, देन वैक्सीन सप्लाई को लेकर भी बात हुई कि वैक्सीन सप्लाई होगी और उन नेशन में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी जहां पर वैक्सीन कम सप्लाई हो रही है, जहां पर वैक्सीन बनी नहीं है। और एक चीज और कि क्वाड ग्रुप ने एक और स्टेप लिया, उन्होंने बोला कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा बिटवीन दी फोर नेशंस। मतलब जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो भैया जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल सपोर्ट देगा। ये सारी चीजें। मूविंग फर्दर, सो वही चीज बताएगी कि वो देखो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना 5G के ऊपर जा रहा है, तो अब इंडिया को भी बेसिकली इंडिया और क्वाड ग्रुप को भी 5G लाना पड़ेगा अगर उन्हें पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है चाइना के ऊपर। तो क्वाड लीडर्स भी हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग एक प्रॉपर तरीके से टेक्निकल टेक प्लान बनाएं जिससे हम टारगेट कर सकें चाइनीज फर्म और हम लोग पूरे डिपेंडेंट ना हो चाइनीज फर्म्स के ऊपर। इस चीज को लेकर उन लोगों ने टेक प्लान बनाने की बात करी है। मूविंग फर्दर,
सो व्हाट हैपेंड, सो कल डे फॉर यस्टरडे एक इंसिडेंट हुआ था। उड़ीसा में महानदी है और महानदी बिकॉज ऑफ द मानसून सीजन तो बहुत ज्यादा है, तो फ्लड भी आ रहा है महानदी में। अब हुआ क्या कि एक एलिफेंट, एलिफेंट जो है वो हर्डिंग में चलते हैं, मतलब इकट्ठे चलते हैं, अपने ग्रुप में चलते हैं। उसमें से एक एलिफेंट जो है वो भटक गया अपना रास्ता, मतलब वो डाइवर्ट हो गया। तो उसका जो ग्रुप था वो ग्रुप से दूर हो गया, जिसके चलते वो महानदी रिवर में फंस गया। तो उसको रेस्क्यू कर रहे थे। अब हुआ क्या, जब रेस्क्यू कर रहे थे, रेस्क्यू टीम जो थी, रेस्क्यू टीम के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी गया हुआ था, दो जर्नलिस्ट गए हुए थे, एक मतलब कैमरा जर्नलिस्ट और एक टीवी रिपोर्टर, और उसके साथ साथ कुछ रेस्क्यू टीम भी थी। अब जब ये गए तो एलिफेंट जो था वो थोड़ा सा एनिमल है, एनिमल को लगा कि शायद ये हमें हार्म कर रहे हैं, हार्म करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने अटैक कर दिया, जिसके चलते एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई और एक जर्नलिस्ट क्रिटिकल कंडीशन में है, और 3 रेस्क्यू टीम के मेंबर्स जो हैं वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसी चीज को लेकर ओडिशा गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया आप हमें एसओपी बनाओ। एसओपी, एसओपी का मतलब होता है बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसमें जब रेस्क्यू होगा तो रेस्क्यू में कोई भी सिविलियंस, कोई भी जर्नलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं आएगा, कोई पार्ट नहीं होगा रेस्क्यू रेस्क्यू मिशन में। ये फाइनली बोल दिया है। मूविंग फर्दर, सो जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा डिसकंटेंट है, यूथ के बीच में डिसकंटेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ डिसमिस किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को, रिक्रूटमेंट शुरू हो रही है, तो लोगों में थोड़ा सा एंशियसनेस और थोड़ा सा गुस्सा है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, स्पेशली यूथ के लोगों को। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में हुआ क्या, 2018 में व्हाट हैपेंड, 2018 में जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, तो एक कंपनी है, जापानीज कंपनी हुवे, जो कि फोन बनाती है, ओके, हुवे। अब हुवे जो है, हुवे के सीएफओ, हुवे के सीएफओ को कनाडा से अरेस्ट कर लिया गया। रीजन क्या था, यूएस ने अरेस्ट किया था कनाडा से, रीजन क्या था, क्योंकि भैया हुवे ने क्या किया, हुवे ने ईरान के सैंक्शन को नहीं माना, है ना, उसका वायलेशन किया है, इसके चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया। जिसके रिटेलिएशन में चाइना ने 2 कैनेडियंस को अरेस्ट कर लिया था, जिनका नाम माइकल, दोनों का नाम माइकल ही था, माइकल कोवरिक एंड अनदर वन इज माइकल माइकल सैपरॉफ। तो उन दोनों को अरेस्ट किया गया उसके रिटेलिएशन में, जिसको हम बोलते हैं हॉस्टेज डिप्लोमेसी, कि आप हमारे हॉस्टेज को छोड़ो, हम आपके हॉस्टेज को छोड़ देंगे। उस चीज को लेकर चाइना ने 2 कैनेडियंस को फ्री कर दिया है, आफ्टर जब उनके सीएफए को भी रिलीज करने की बात कर दी गई है ना, सूबे के सीएफओ को रिलीज किया गया, उसके साथ साथ कनाडा ने भी 2 कैनेडियंस को भी, 2 कैनेडियन नेशनल्स को भी रिलीज कर दिया, और चाइना ने डिनाई किया कि भैया ये हॉस्टेज डिप्लोमेसी नहीं थी। मूविंग फर्दर, सो साइंस एंड टेक तो पढ़ना नहीं है, मत पढ़ना, साइंस एंड टेक में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, सो स्किप दिस पेज, साइंस एंड टेक वाला। यस, सो द फर्स्ट जो एडिटोरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी अपने डिस्कस किया है, स्टेटस गोवा ऑन पेट्रोल, कि भैया पेट्रोल प्राइस, जो पेट्रोल है, पेट्रोल को जीएसटी के एम्बेट में क्यों नहीं लाया जा रहा, इस चीज को लेकर है, तो पढ़ेंगे। तो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, सबसे पहले बताया कि भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले ऐसे स्पेकुलेशन थे कि पेट्रोल मतलब फ्यूल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, वो बेसिकली जीएसटी के एम्बिट में आ जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसी डिमांड क्यों हो रही है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई देयर इज अ डिमांड टू ब्रिंग पेट्रोल और डीजल अंडर जीएसटी। हुआ ये कि अगर हम बात करें तो इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हाइक पे हैं। अब क्यों है हाइक पे, अब गवर्नमेंट हमेशा से बोलती रहती है कि भाई 80% ऑफ दी जो ऑयल इंडिया के पास आता है वो इंपोर्ट करता है डिफरेंट नेशन से, तो अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगे तो इंडिया में भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। और एक और मेन रीजन है जिसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा है, वो है टैक्स। अराउंड 100% से ज्यादा टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। मतलब अगर इन रियलिटी अगर गवर्नमेंट 25 रुपए का पेट्रोल लेती है तो 25 रुपए का 25 या 25 रुपए से ज्यादा का टैक्स लगाया जाता है। तो वही पेट्रोल जो 25 रुपए का मिल रहा है गवर्नमेंट को, वो इंडिया में 51 या 50 रुपीज का मिलेगा, क्योंकि 50% टैक्स लग जाता है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट जो सरकार नहीं, बेसिकली जो लोग हैं, आम जनता है, वो चाहती है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के एम्बेट में आ जाए, है ना, ये चीज बोला गया। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्यों लाना नहीं चाहते। रीजन ये है कि अभी जीएसटी के एम्बेट में नहीं है, तो पेट्रोल और डीजल पे 100% ज्यादा टैक्स लग भी सकता है, और लगाते भी है लोग बाग, है ना, 100 के ऊपर पेट्रोल पहुंच गया था। लेकिन जब जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी में टैक्स स्लैब बना हुआ है, और सबसे बड़ा टैक्स स्लैब जो है वो 28% है। तो अगर आप 28% का भी टैक्स लगाओगे ना पेट्रोल डीजल पर, तो समझ लो कितना नुकसान होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। इसके चलते दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती कि जीएसटी जो पेट्रोल और डीजल है वो जीएसटी के एम्बिट में आए।
देयर इज अ मेन रीजन। ओके, देन फिर लास्ट में यही बताया गया कि देखो रेवेन्यू शेयरिंग होती है पेट्रोल डीजल को लेकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन हाँ, अगर जीएसटी कैबिनेट में नहीं लाना है तो भाई टैक्स को लोअर कर दो, आप इतना टैक्स मत लगाओ कि आम आदमी परेशान होता रहे। ये चीज बताया गया। नेक्स्ट जो है वो इट्स अबाउट दी कि अभी यूके ने जो लिया था, यूके ने बोला था कि हम कोविशील्ड को तो परमिशन दे रहे हैं, बट द मेन थिंग इज कि हम इंडिया के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। तो भैया इंडियन नेशनल जो कि यूके में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो भाई हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी है, तो ऑथर ने बोला बिल्कुल है डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि आपने कोविशील्ड का ही सेम नाम की वैक्सीन जो है, सेम फॉर्मुला की वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका, उसको आपने बोला है कि भैया एस्ट्राजेनेका हम परमिशन दे रहे हैं, आपने कोविशील्ड को परमिशन दे दी, तो आपको इंडिया के सर्टिफिकेशन से क्यों प्रॉब्लम है? तो ये बताया गया। तो ऑथर ने यही बोला कि भाई देखो, ये डिस्क्रिमिनेटरी के साथ साथ कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, कि आप अपनी ही बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। फिर व्हाट आर दी कंसर्न बताया गया कि भाई इंडिया यूएस के रिलेशन खराब हो सकते हैं। फिर ये बताया गया व्हाट वाज द इंडिया रिएक्शन, तो इंडिया का रिएक्शन यही है, उन्होंने यही रिटेलिएशन बोला है कि हम लोग भी बेसिकली रिटेलिएट करेंगे। यूके नेशनल अगर इंडिया में आते हैं तो उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, है ना। अब मेन चीज जो आपको पढ़नी है वो ये, हाउ डज दिस इंपैक्ट इंडिया यूके टाइज। इस चीज से इंडिया और यूके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उनके टाइज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। रीड इट, सिंपल है, बहुत ईजी है। मूविंग फर्दर, और दिस वन इज अबाउट द एयू केयूएस। तो अपने एयू केयूएस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन एक चीज आपको पढ़ना है, दैट इज अबाउट दी डज इंडिया स्टैंड टू गेन फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। और ये भी बात अपने डिस्कस करी है, बट हाँ ये चीज पढ़ना जरूर, पता लगेगा, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से है ना, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिकली इंडिया को बेनिफिट होगा इसकी डेवलपमेंट से। अब डेवलपमेंट यही होने वाला है कि भाई चाइना का जो पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट भी मिलेगा। और क्वाड ग्रुप को फिर से, क्वाड ग्रुप बना क्या था, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, इंडो पैसिफिक की रीजनल सिक्योरिटी के लिए, उसके फ्री ट्रेड के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के इस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप के थ्रू क्वाड ग्रुप को फिर से एक पुश मिलेगा, मतलब एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगा, और क्वाड ग्रुप सही तरीके से वर्क करेगा। ये चीज बताएगी। सो रीड इट, दिस वाला बस इतना ही पढ़ना है। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, क्लैट या एलेट के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। बस यही बताया गया कि भाई बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, एंड एलआईसी का जो आईपीओ है, मतलब प्राइवेटाइजेशन जो है, वो बाय द नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, बाय दिस फिजिकल ईयर हो जाएगा, मतलब बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 हो जाएगा। ओके, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।